ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंटीग्रल फॉर्म। अच्छा ये समझ में आ गया कि इनकमिंग फ्लक्स होता है नेगेटिव होता है क्योंकि cos नेगेटिव हो जाएगा, थीटा 90 से ज्यादा होगा। तो आउटगोइंग फ्लक्स होते हैं पॉजिटिव हो गए क्योंकि थीटा क्या होगा 90 से छोटा था, cos पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए इनकमिंग फ्लक्स और जो आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अब हम देखेंगे इंटीग्रल फॉर्म। अच्छा छोटा सा एरिया के थ्रू छोटा सा फ्लक्स डेवलप हो रहा है डी बाई बी वेक्टर डी एस वेक्टर। छोटा सा एरिया के थ्रू जो छोटा सा फ्लक्स आ रहा था कितना आया था ना डी फाई इक्वल टू डी वेक्टर का डी एस वेक्टर, यही था छोटा सा एरिया के थ्रू छोटा सा फ्लक्स। अगर हमें ये पूरा क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, यानी कि टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्लोज सरफेस के अंदर घुस रहे और बाहर निकल रहे, उसको अगर हमें नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एरिया के थ्रू छोटा सा फ्लक्स टोटल क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा ना, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा फाई नेट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज सरफेस का क्लोज इंटीग्रेशन समझ में आ जाता है क्योंकि क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। इधर क्यों दिया हुआ है, ये तो फ्लक्स है ना, ये इसको हम इंटीग्रेशन किसको कर रहे हैं b वेक्टर और ds वेक्टर को ना, छोटा सा एरिया के लिए इतना फ्लक्स, टोटल क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे क्लोज सरफेस आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे क्लोज सरफेस आ जाएगा। अच्छा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क नेट फ्लक्स ये टोटल क्लोज सरफेस निकल के आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये तरह हो जाएगा क्लोज सरफेस के जो टोटल फ्लक्स डेवलप होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना आ जाएगा, समझ में आ रहा है। फाई नेट इक्वल टू ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये आ गया तेरा मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज लिखो, इट इज जस्ट स्केलर क्वांटिटी, इट इज जस्ट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा और उसका SI यूनिट क्या हो जाएगा भाई, SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा। अच्छा फ्लक्स क्या था भाई, क्या फ्लक्स यही था ना फाई इक्वल टू b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, d फाई इक्वल टू b वेक्टर ds वेक्टर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा टेस्ला और एरिया वेक्टर का SI यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं, अब एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा SI यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, समझ आ रहे होते टेस्ला मीटर स्क्वायर, समझ आ रहे होते। अच्छा और एक बात याद रखना, जो 1 टेस्ला होता है ये होता है 1 लगभग, समझ आ रहे होते, समझ आ रहे नहीं, एक सेकंड कितना होता है 1 टेस्ला होता है 1 लगभग एक सेकंड, लगभग पर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा रहने मैं बात में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक आया है ना आने से पढ़ाऊंगा। देख ऐसा ही क्या होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा होता है कितना होगा। अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक दो गॉस लॉ इन मैग्नेटिक स्टेट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक स्टेट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक स्टेट, वेट इधर वो गॉस लॉ इन मैग्नेटिक स्टेट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक। अच्छा मैग्नेटिक स्टेट के लिए हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक स्टेट के लिए गॉस लॉ पढ़ते कि नहीं, क्या था द टोटल फ्लक्स डेवलप्ड बाय ए क्लोज सरफेस इज 1/epsilon टाइम ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, क्या ही था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक स्टेट के लिए, तो स्टेटमेंट क्या होता है द टोटल फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स developed by a closed surface, the total magnetic flux developed by a closed surface is 1/epsilon time of total charge enclosed by the surface। गलत वो नहीं होगा, देख the total magnetic flux developed by a closed surface is always equal to 0, अरे equal to 0 हमेशा 0। अच्छा इलेक्ट्रोस्टेट में गॉस में क्या था टोटल फ्लक्स इक्वल टू q1/epsilon टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यहां पे क्या होगा टोटल फ्लक्स ऑलवेज 0 होगा। सर ये क्या बता रहे हैं, यहां पे 0 होगा, मतलब यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज ऑलवेज 0, हमेशा याद रखना, बहुत खतरनाक है, समझ में आ रहा है। ये क्या है वहां पे क्या था e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q/epsilon नॉट,
ई वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था, ds तो था ही एज इट इज, q बटा एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ डिफाइन कर रहे थे। यहाँ पे क्या है b वेक्टर ds वेक्टर क्या होगा 0, क्यों होगा 0? देख अगर मैं मानूं यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है क्लोज सरफेस है, ये क्या है ये इधर है क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ठीक है। मान ले फील्ड लाइंस इधर से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ठीक है, ये तरह क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ठीक है, ये तरह क्लोज सरफेस है और इसको क्या बोलेंगे भाई इनकमिंग फ्लक्स, क्या बोलेंगे इसको इनकमिंग फ्लक्स, यस और नो? ये क्या हो जाएगा ये तरह हो जाएगा इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स। अच्छा ये क्या कौन सा फ्लक्स होगा आउटगोइंग फ्लक्स, अच्छा आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स ये तरह इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स। और हमें अच्छे से पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं, यस सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस बात में लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always formed closed loop, always formed closed loop। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं हमेशा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है क्लोज्ड लूप बनाता है। इसका मतलब जितना यहाँ पे अंदर घुस रहे हैं इनकमिंग फ्लक्स है, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, कॉपी क्लोज कर, इधर ध्यान दे, यहाँ पे ये क्या है इनकमिंग फ्लक्स है, यहाँ पे क्या आउटगोइंग फ्लक्स है। अच्छा हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मैं समझा रहा हूं क्यों गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्फीयर के लिए जो टोटल फ्लक्स डेवलप होगा ये क्लोज सरफेस के लिए 0 क्यों होगा, मैं बता रहा हूं उसका रीजन क्यों। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुस रहे हैं इनकमिंग फ्लक्स ये आउटगोइंग फ्लक्स है, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना घुसा यहाँ पे निकला तो ये फिर इंफिनिट में घूमते हुए आके यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाएंगे नहीं, ये इंफिनिट में ऐसे घूमते हुए आके यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाएंगे नहीं, बाहर निकलेंगे फिर घूमते हुए आके अंदर घुसेंगे, बाहर निकलेंगे फिर घूमते हुए आके अंदर घुसेंगे, समझ में आ रहा है क्लोज सरफेस बना रहेंगे। तो यहाँ पे क्या तेरे को ये थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है कि जितना फ्लक्स अंदर घुस रहे हैं उतना ही बाहर निकाल रहे हैं, वही तो घूमते हुए यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है जितना अंदर घुस रहे हैं उतना ही बाहर निकाल रहे हैं। तो नेट फ्लक्स क्या होगा हमें पता है इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। तो जितना अंदर घुसा नेगेटिव में घुसा ठीक है उतना ही मान ले कि 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर का फ्लक्स अंदर घुसा, -5 टेस्ला मीटर स्क्वायर का फ्लक्स अंदर घुसा और उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, +5 टेस्ला मीटर स्क्वायर का फ्लक्स बाहर निकलेगा और वही फिर आगे घुसेगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा नॉर्मल जितना घुस रहा है उतना बाहर निकल रहा है, नेट क्या होगा आउटगोइंग प्लस इनकमिंग, आउटगोइंग प्लस इनकमिंग। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 5 नेट हो जाएगा आउटगोइंग, 5 आउट प्लस 5 इन, 5 आउट क्या होता है 5 आउट क्या होता है +5 टेस्ला मीटर स्क्वायर और 5 इनकमिंग क्या है -5 टेस्ला मीटर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 0 हो गया। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया 0, क्योंकि जितना बाहर निकल रहे हैं उतना ही अंदर घुस रहे हैं, जितना बाहर निकल रहे हैं उतना ही अंदर घुस रहे हैं और जितना फ्लक्स बाहर निकलेंगे आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर का फ्लक्स अंदर घुसा और वही 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर का फ्लक्स क्या होगा बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव, अंदर जाएगा नेगेटिव, दोनों नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई जितना 0, क्यों क्योंकि घूमते हुए वही आगे जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या है अंदर घुस रहा है नेगेटिव, बाहर निकला है पॉजिटिव, इसलिए नेट क्या हो जाएगा 0। क्या फील आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जितना घुसता है वहां पे उतना निकलता है, लेकिन चार्ज वहां पे अंदर से होता है कि नहीं, चार्ज अंदर होता है कि नहीं। गॉस लॉ में क्या था भाई, गॉस लॉ में चार्ज अंदर में चार्ज था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकाल रहे थे, अंदर घुस नहीं रहे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि भाई चार्ज से बाहर निकलेगा ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अंदर कैसे घुसेगा फिर, तो बाहर हमेशा निकल के जाएगा। तो वहां पर फ्लक्स डेवलप हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर बाहर जितना अंदर घुसेगा जितना बाहर निकलेगा फिर घूमते हुए आगे घुसेगा। आएगा क्यों नहीं आएगा? हाँ नेट फ्लक्स, हाँ नेट फ्लक्स तो वहां पे 0 हो जाएगा क्योंकि टर्मिनेट हो जाएंगे सारी चीजें, समझ में आ रहा है, टर्मिनेट हो जाएंगे। डायपोल के लिए नेट फ्लक्स कितना होता है 0। अब मैं बता देंगे तो मैं तेरे बात बोल रहा हूँ, ये क्या था, अच्छा ये समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देख एक सेकेंड देख,
अगर मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन नॉट d का। तो नेट फ्लक्स कितना है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है और एरिया वेक्टर को कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, डाइपोल हो गया, तब पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स बाहर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट हो जाएगी। ये तो हमें पता है फील्ड ऐसे नेचर, ये बाहर निकलेंगे ही नहीं, ठीक है कि नहीं। और अगर थोड़ा बहुत भी बाहर निकला, नेगेटिव चार्ज के अंदर आके टर्मिनेट होगा, क्योंकि फील्ड लाइन से आके टर्मिनेट होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। अबे बुलाया था ना, डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में जीरो होता है, एक क्वेश्चन में होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और भी पता चला ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तो फॉर्मूला से बोल, क्यू नेट क्या मिलेगा, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड जितना धुन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन ये ऑपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ये मान लो 5 कूलम था, ये -5 कूलम, क्रॉस 5 कूलम -5 कूलम, जीरो हो जाएगा ना, फ्लक्स से जीरो आ रहा है, एप्सिलॉन जैसे आएगा। अगर एक ही चार्ज होगा यहाँ पे, एक ही चार्ज होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, समथिंग बाय जीरो क्या होगा, जीरो तो हो जाएगा ना, वो टोटल जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है। अगर दोनों चार्ज के लिए भी कुछ बाहर निकल रहा होगा, फिर अंदर घुस जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑलरेडी मैं पॉइंट, तो जितना बाहर निकला है उतना अंदर घुस रहा है। और वहां पे भी पढ़ाया था, इनकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव, सॉरी इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो गया जीरो। अब ऐसे बुलेट जैसा एक बनाया था कि नहीं, ऐसे एक बनाया था, ये प्रॉब्लम क्या था, याद आ रहा है कि नहीं, पढ़ाया था तो वहां पर डाइपोल रेडिएशन, समझ में आ रहा है, डाइपोल। अगर तो बोलेगा कि सर अगर मान लीजिए, अच्छा पहले डाउट और क्लैरिफाई करता हूं, मान ले एक चार्ज है यहाँ पे +5 कूलम और यहाँ पे एक चार्ज है -10 कूलम, तो इस केस में क्या होगा, फ्लक्स आएगा, इस केस में फ्लक्स आएगा, क्यों, क्योंकि नेट चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों चार्ज को अगर मिला दे, नेट चार्ज कितना इंक्लूड है, -5 कूलम ना, तो -5 कूलम के लिए क्या होंगे, फ्लक्स डेवलप होंगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इधर होगा भाई, डाउनवर्ड होगा इधर, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ जाते हैं, चार्ज की तरफ फ्लक्स डेवलप होगा यहाँ पे, समझ में आ रही है। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इस केस में फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तुम्हारा, क्या समझ में आ गया बात है। तो ये तरह था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टेट, और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टेट क्या होता है, जीरो होता है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप बाय ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, क्यों, जितना अंदर घुस रहे हैं उतना बाहर निकाल रहे हैं, और क्लोज लूप फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है, यस सर नो, ठीक है भाई, रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये, एनसीईआरटी का नहीं। ओके, एक सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक, ये लास्ट, नेक्स्ट टॉपिक है, इधर जानो, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक अच्छा, मैं जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिख रहा था, जैसे कि हमने एम्पियर सर्किट लॉ में भी कई बार यूज किया, B = μ0I/2πr, और वैसे भी हमने अभी भी डिसाइड कर रहे थे, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी पोल स्ट्रेंथ के लिए, किसी सिंगल पोल के लिए r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, μ0/4πm/r², होता है कि नहीं, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कूलम्ब्स लॉ, समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी सिंगल पोल के लिए, चाहे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, किसी सिंगल पोल के लिए r डिस्टेंस से दो, क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, भाई किसी यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स को ही कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यही था कि नहीं। अच्छा, या फिर ये म्यू को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ में एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, कूलम्ब्स लॉ, किसी यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या था भाई, ना 1/4πε0 q/r², ये दोनों के क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे m है, यहाँ पे q है, बाकी सारे तो सेम है ना, यहाँ पे μ0 लग रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन लग रहा है,
समझ आ रहा है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ए डिस्टेंस है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए डिस्टेंस है, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ में आ रहा है? और डिस्टेंस तो सेम ही है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक परमिटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रॉन क्या बोलते थे उसका नाम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो था मैग्नेटोस्टेट में, मैग्नेटिक परमिटिविटी बिल्कुल वही समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टेट के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और यहाँ पे मैग्नेटिक परमिटिविटी, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हम डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर देते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक परमिटिविटी, दोनों सेम चीजें। तो ये चीजें क्या है भाई, इसको समझेंगे थोड़ा। मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होता है? देख, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिशन देना। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिशन देना। किसको परमिशन देना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को वो मैग्नेटिक मटेरियल अपने बॉडी के थ्रू पास होने के लिए इजाजत देगा, परमिशन करेगा, परमिट करेगा, उस एंटिटी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक परमिटिविटी। क्या समझ में आएगा? होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकलने के लिए, तो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को वो मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे वो निकल हो, कोबाल्ट हो, कुछ भी हो, वो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अपने बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट होते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराने के लिए इजाजत देगा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक परमिटिविटी। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यही था, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस मीडियम के थ्रू पास हो रहे होंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और यहाँ पे क्या होगा? कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास करेंगे, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक परमिटिविटी। क्या समझ में आ रहा है? ये सब तो यहाँ पे लिखो भाई, मैग्नेटिक परमिटिविटी, द मैग्नेटिक परमिटिविटी, लास्ट में द मैग्नेटिक परमिटिविटी, द मैग्नेटिक परमिटिविटी इज the magnetic permeability is the capacity of a magnetic material, is the capacity of a magnetic material, the magnetic permeability is the capacity of a magnetic material capacity of a magnetic material to permit क्योंकि परमिशन देगा, to permit number of magnetic field lines through its body, ठीक है? समझ में आ रहा है? जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? निकेल, कोबाल्ट, सब आयरन और स्टील, ये सारी चीजें मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। अगर इस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन को वो मटेरियल अपने बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, मतलब इजाजत दे देगा, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक परमिटिविटी। समझ में आ रहा है? दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परमिट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू इट्स ओन बॉडी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक परमिटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू परमिट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट्स बॉडी। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इट इज डिनोटेड in mu, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? इसको म्यू से। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैसे? एसयूएन से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पे म्यू से। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैग्नेटिक परमिटिविटी, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ, उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा तेरा मैग्नेटिक परमिटिविटी का वेबर पर एम्पियर मीटर और वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स।
ठीक है। SI क्या हो जाएगा, वेबर पर आफ्टर मीटर और वेबर आफ्टर इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through its body. It is denoted in mu SI will Weber per ampere meter और Weber ampere inverse meter inverse। क्या समझ में आएगा बात है? अच्छा इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकल क्या होगा भाई, देख जैसे कि मान ले ये कोई ये क्या है, जैसे कि मान ले ये कोई बॉडी है, ठीक है ठीक है, ये क्या है, जैसे कि मान ले इधर कोई बॉडी है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और इसको ये बॉडी को मैंने क्या कर दिया भाई, मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ये क्या कर दिया भाई, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, देख एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B1, समझ में आ रहा है? ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये जो पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है ये कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? कुछ भी मतलब निकेल कोबाल्ट आयरन सल्फाइड का कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मटेरियल को मैं किसके अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, समझ में आ रहा है? अच्छा होगा क्या कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, तो ये उसका कैपेसिटी कितना होगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल का कैपेसिटी कितना होगा कि कितना फील्ड लाइंस को वो अपने अंदर घुसा सकता है, अपने अंदर अलाउ कर सकता है, अपने अंदर पास कर सकता है, अपने अंदर परमिट दे सकता है कि वो बाहर निकल जाए अपने बॉडी के थ्रू, तो वो बताएगा उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा आई सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड, आई सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड, समझ आ रहा है? आई सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये बोल रहा है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा हूँ, माने क्या माने कौन ये कौन सी कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करूँ, लिख दिले तो माने व्हाट यू मीन बाय, इसका मतलब ये खुद बोल रहा है कि मेरा परमेबिलिटी ज्यादा है और मैं मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है नहीं? हाँ समझ आ रहा है? इसका परमेबिलिटी को शो कर रहा है, ये समझ आ रहा है? अच्छा अब हम क्या करेंगे भाई, अच्छा अच्छा समझ आ रहा है? मैथमेटिकल एक सेकेंड मैथमेटिकल तो पोस्ट कर देना ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, चलो ये क्या मैग्नेटिक मटेरियल और इसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ये क्या कर रहा है, इजाजत दे रहा है, मतलब परमिट कर रहा है। तो ये इस प्रॉपर्टी को बताएंगे हम क्या, परमेबिलिटी, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आपने अंदर परमिट कर रहा है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसके लिए हम एक चीज और अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट में एक इंपोर्टेंट पैरामीटर को डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, कूलम्ब्स लॉ में रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, बता थे कि नहीं? तो यहाँ एप्सिलॉन आर इक्वल यही था कि नहीं, एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट यही था कि नहीं? तो यहाँ पे भी रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया जाएगा, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब मैग्नेटिक मटेरियल बटे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। समझ आ रहा है? यहाँ पे ये डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अच्छा यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, समझ आ रहा है?
ठीक है, तो देखो भाई, तो ये बात लिख दो, बस सिंपल सा लाइन लिख दो, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू आर से। ये क्या होता है भाई? अच्छा, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब रिलेट करना, किसके साथ, कि एयर मीडियम, ठीक है। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? म्यू नॉट का मतलब, अगर ये म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैक्यूम में कितना जा रहा है और वो किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू कितना जा रहा है, कंपेयर करने का तरीका को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? एक मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड को घुसा रहा है, समझ में आ रहा है, परमिट दे रहा है, और कितना नंबर फील्ड लाइंस एक्चुअल में एयर मीडियम में पास हो रहा है, होगा कि नहीं? मान लिया कि यहाँ पे 3 लाइन्स आ रहे हैं, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिर्फ 2 लाइन पे परमिट दे रहा होगा, तो कितना एलाउ कर रहा है और कितना एक्चुअल में जा रहे हैं, उनको अगर हम कंपेयर करेंगे उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ पा रहे होंगे? उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगा। इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम मतलब ये जो मीडियम है, ये क्या है? ये मीडियम है, कोई मटेरियल एक मीडियम है कि नहीं, जिसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो उसका कुछ परमिएबिलिटी होगा म्यू। समझ आ रहा है कि नहीं? तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी को क्या लिखेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी को क्या लिखेंगे? म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बटे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। समझ में आ रहा है? ये आ गया तेरा फॉर्मूला रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? हम कंपेयर करें कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर मीडियम में कितना पास हो रहा है और वो खुद मटेरियल अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन को परमिट कर रहा है, उनका रेशियो को बोलेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तरह होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो एयर मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर मीडियम के लिए क्या होता है? 1 होता है फॉर एयर, और रिलेटिव परमिएबिलिटी 8000 होता है फॉर सॉफ्ट आयरन, अच्छा, सॉफ्ट आयरन क्या है भाई? सॉफ्ट आयरन क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि जिस मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास कराने के लिए क्या करेगा? कोशिश करेगा, है कि नहीं? देख, एयर मीडियम का कितना है? 1, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने थ्रू पास करने के लिए नहीं देगा। समझ में आ रही है? अबे चुंबक से क्या हम एयर को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, लेकिन आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब जो आयरन के थ्रू पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जिस मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, वो ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने बॉडी के थ्रू पास होने के लिए इजाजत देगा। समझ में आ रहा है? तो आयरन का परमिएबिलिटी कितना है? 8000। तो ये क्या करेगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? अपना बॉडी के थ्रू पास होने के लिए इजाजत दे देगा, इसलिए अट्रैक्ट होता है भाई। समझ में आ रहा है? लेकिन एयर को क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका परमिएबिलिटी बहुत छोटा है, 1। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर के लिए डिफाइन करें, और वही रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन करें। समझ में आ रहा है? एक ही चीज को डिफाइन करें ना, 2 अलग अलग मटेरियल के लिए। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास को टॉपिक दे देना, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, टॉपिक दे देना, क्योंकि तुम लोग तो बैठे का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू आर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हम परमिएबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टर्म्स ऑफ, अच्छा